हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलो आज हम देखते हैं हमारा सर्कुलेशन में ब्लड कंपोजिशन। ब्लड, हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो एक तरह से लिक्विड प्रिपरेशन होता है जिसमें कई तरह के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। जो कंपोनेंट्स ये फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराता है, सर्कुलेट कराता है। मतलब ये ब्लड क्या है? एक व्हीकल है, जो व्हीकल कई तरह के मटेरियल को, कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा के लेके जाता है, ट्रांसफ़र करा के लेके जाता है। ये होगा ब्लड। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और हम अगर ब्लड की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं हीमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज द हीमेटोलॉजी। अब हम ब्लड का देखते हैं कि कितना लीटर ब्लड हमारे बॉडी में हो सकता है। तो हमारे बॉडी में ब्लड हो सकता है करीब 4 to 6 लीटर। इतना ब्लड हमारे बॉडी में हो सकता है। दिन में जितना भी पानी पीते हैं 24 घंटे में, वो ब्लड में जाता है और ब्लड का मेंटेन करता है कॉन्सेंट्रेशन और उसका विस्कोसिटी। ब्लड एक स्लाइटली विस्कस, साल्टी नेचर का अल्कलाइन लिक्विड होता है। ब्लड ये क्या होता है? अल्कलाइन, जिसका पीएच कम से कम 7.4 इतना होगा। हाँ, ब्लड एसिड पीएच का नहीं हो सकता। अगर ब्लड का पीएच एसिडिक रहेगा, मतलब ब्लड पीएच एसिड रहेगा, तो उसमें जितने भी कंपोनेंट सस्पेंडेड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हमारे काम के नहीं रहेंगे। तो ब्लड का पीएच अल्कलाइन होता है स्लाइटली, और वो साल्टी नेचर का होता है, थोड़ा सा विस्कस होता है, ताकि उसमें जो भी मटेरियल कंपोनेंट है वो सस्पेंडेड रहे और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके, पहुंच सके, उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे। तो ये हो गया हमारे ब्लड के बारे में। अब ब्लड का अगर हम डिफरेंस मतलब कंपोजिशन देखते हैं, तो कंपोजिशन में हम दो चीज़ें देखते हैं। एक है प्लाज्मा, जो कम से कम 55% कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है ब्लड में। और सेकंड टाइप में हम देखते हैं कि वो है ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स क्या करते हैं? 44% कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करते हैं ब्लड में। तो ब्लड इन चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। किन चीज़ों से? प्लाज्मा से और ब्लड सेल से बना होता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, स्लाइटली अल्कलाइन पीएच का, साल्टी नेचर का, स्लाइटली विस्कस लिक्विड है, जिसमें दो तरह के कंपोनेंट हमको दिखते हैं। एक प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है और ब्लड 44% कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है। ब्लड का पीएच अल्कलाइन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वहाँ के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बच्चों? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो पहले हम देखते हैं प्लाज्मा मतलब क्या होता है। तो प्लाज्मा मतलब एक तरह का लिक्विड होता है। प्लाज्मा जिसमें कई तरह के कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो जब से पहला हम अगर उसमें देखेंगे कंपोनेंट, वो है वाटर। हाँ, प्लाज्मा में वाटर होता है। वो करीब 90% कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है ब्लड का। कौन? वाटर। तो हम जितना भी वाटर दिन में लेते हैं, वो वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर गया तो ब्लड में जाता है और ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो वाटर क्या करता है? 90% वाटर ही होता है। किसमें? ब्लड में। अब सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें प्रोटीन होते हैं। हाँ, ब्लड में कई तरह के प्रोटीन होते हैं। अगर ये प्रोटीन ना हो तो जो हम फूड मटेरियल लेते हैं, जिसमें से हमको कई तरह के कंपोनेंट मिलते हैं, या फिर हम कोई मेडिसिन या ड्रग लेते हैं जो केमिकल फॉर्म में होते हैं, जब वो ब्लड में आते हैं तो ये प्रोटीन उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, उनको बाइंड करता है और आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक या फिर सेल टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसलिए प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोटीन कौन से हो सकते हैं? तो प्रोटीन के एग्जाम्पल हम देंगे, अल्बुमिन,
ग्लोबुलिन। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर पे, तो वो होगा इनऑर्गेनिक साल्ट्स। अब इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो इसमें कैल्शियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है। तो इस तरह के कई साल्ट उसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें होंगे अदर्स। अब ये अदर्स क्या है, तो अदर्स का अगर हम डिवाइडेशन देखते हैं तो अदर्स में हम देखेंगे कि इसमें हार्मोन्स हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे बॉडी में कई ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनमें अलग अलग तरह के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, और ये हार्मोन्स किसी पर्टिकुलर साइट पे सीक्रेट होते हैं, लेकिन उनके फंक्शंस पूरे बॉडी में हर तरह पे होने चाहिए। तो वो हार्मोन्स क्या होते हैं, ब्लड में आते हैं और ब्लड द्वारा वो हर टिश्यू सेल तक जाते हैं जहाँ पे उनको उनके फंक्शंस करने होते हैं। इसलिए ब्लड में क्या होते हैं, हार्मोन्स। अब कौन से हार्मोन्स है, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, एड्रेनल कॉर्टेक्स द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन हो गया, फिर थायराइड हार्मोन हो गया। ऐसे कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड में हो सकते हैं। उसके बाद ब्लड में एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबॉडीज होती है। हाँ, ब्लड में एंटीबॉडीज होती है ताकि ब्लड में अनवांटेड जो भी सब्सटेंस या मटेरियल आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम क्या करता है, ब्लड करता है। ये अदर्स में आ रहे। उसके बाद इसमें वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं। हाँ, वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं ना, तो कौन से वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं, देखिए यूरिया, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो यूरिया सीक्रेट होता है, यूरिक एसिड सीक्रेट होता है। ये वेस्ट मटेरियल है जिन्हें बॉडी के बाहर जाना जरूरी है। तो ऐसे वेस्ट मटेरियल जब सेल में फॉर्म होते हैं तो उन्हें ब्लड में लाया जाता है और ब्लड से उनको किडनी में और किडनी से यूरिन के फॉर्म में उनको बाहर डाल दिया जाता है। यूरिया यूरिन होता है यूरिन में और यूरिक एसिड होता है यूरिन में, इसलिए उसका नाम यूरिन दिया हुआ है। और इसी की वजह से हम वाटर कंज्यूम करते हैं ताकि यूरिया यूरिक एसिड जैसा जो मटेरियल हमारे बॉडी में फॉर्म हो रहा है वो वाटर के साथ घुल के बॉडी के बाहर निकल जाए। तो वेस्ट मटेरियल हो गया। अब गैस बेस भी होते हैं, तो गैसेस कौन से होते हैं, O2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया। इस तरह के कई गैसेस ब्लड में होते हैं, स्पेशली O2 एंड CO2, क्योंकि ब्लड का फंक्शन ही है ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन वन पार्ट टू अनदर। ब्लड में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, क्योंकि ब्लड में यही कैपेसिटी होती है कि ऑक्सीजन को हर सेल तक टिश्यू तक पहुंचाए और उनके फंक्शन करने में उनको हेल्प करे। तो ये हो गए क्या, द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो इस तरह के कई कंपोनेंट ब्लड में हो सकते हैं जो हमने यहाँ पे देखे। अब देखो इसमें एंटीकोएगुलेंट भी रहता है। अब एंटीकोएगुलेंट मतलब एंटी क्लॉटिंग एजेंट, एंटीकोएगुलेंट मतलब एंटी क्लॉटिंग एजेंट, जिसका एग्जांपल अगर हम देखने जाए तो वो है हिपैरिन। हिपैरिन ये नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है जो हमारे ब्लड में रहता है, और इसका फंक्शन ये होता है कि ड्यूरिंग सर्कुलेशन ब्लड कहीं पे भी क्लॉट ना हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो ब्लड के क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा ब्लड वेसल में, और सर्कुलेशन स्टॉप होने की वजह से हार्ट बंद हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट हमारे ब्लड में रहता है, वो है हिपैरिन। वो कौन सा है, हिपैरिन। तो दीज आर द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें हम देख रहे हैं टू फॉर्म, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है, जिसमें क्या क्या हो सकते हैं, वाटर 90% अवेलेबल है क्योंकि ब्लड 90% वाटर से बना है। उसमें प्रोटीन होते हैं, कई तरह के प्रोटीन होते हैं, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब होते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये हो सकते हैं। और बाद में अदर्स में हम देख सकते हैं हार्मोन्स है कई तरह के, एंटीबॉडीज होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, गैसेस होते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं। तो इस तरह के ऐसे कंपोनेंट्स ब्लड में होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो हम देखेंगे, नेक्स्ट है ब्लड सेल्स। तो
ब्लड सेल्स हमारे 3 तरह के पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स 3 टाइप्स के पाए जाते हैं हमारे ब्लड में। पहले नंबर पे है आरबीसी, दूसरे नंबर पे है डब्ल्यूबीसी और तीसरे नंबर पे है प्लेटलेट। आरबीसी रेड ब्लड कार्पस्कल, जिसका अनादर नेम है इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पस्कल, जिसका अनादर नेम है ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट, जिसका अनादर नेम है thrombocytes. These 3 types of blood components are present in the blood. इन दोनों में ये जो 3 टाइप के जो सेल होते हैं ये हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं, और इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये जो हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं वो यूरिन में फिल्टर होके नहीं आते। कौन से आते हैं? जो लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं वही यूरिन में आते हैं। तो इसमें जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो यूरिन में नहीं आते, इसलिए यूरिन में हमारे सिर्फ वही आते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड। ये क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस है, इसलिए ये यूरिन में पाए जाते हैं। ये सभी कंपोनेंट यूरिन में नहीं पाए जाते, सिर्फ लो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस ही आते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस नहीं आते। तो ये सब क्या है? हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस है, एक्सेप्ट यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 3। तो पहला हमारा है आरबीसी रेड ब्लड कार्पस्कल, जिसका अनादर नेम है इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पस्कल, जिसका अनादर नेम है ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट, जिसका अनादर नेम है थ्रोम्बोसाइट। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, हमारा जो ब्लड होता है उसमें हमने 2 चीज़ें देखी, ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा। तो अब हम देखते हैं हमारा पहला पॉइंट है आरबीसी रेड ब्लड कार्पस्कल मीन्स एरिथ्रोसाइट्स। अब ब्लड में कई तरह के ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन बच्चों हम जब खाना खाते हैं तो खाने से हमें कुछ ऐसी चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जब हमारे बॉडी में खाने के साथ एंटर करते हैं तो वो एलिमेंट मेटाबोलाइट होके या कन्वर्ट होके ब्लड में आते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, चावल, रोटी या पोटैटो, तो इनसे हमें स्टार्च मिलता है और जो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो दिस इज द अनदर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जिसमें ग्लूकोज भी होता है, अमीनो एसिड्स भी होते हैं, वाइटल अमाइंस होते हैं। तो वाइटल अमाइंस मतलब विटामिन, तो ऐसे वाइटल अमाइंस भी हमारे ब्लड में होते हैं। अगर हम इन सब को कंसीडर करते हैं तो हमारे फूड में से तो हमें कई सारे कंपोनेंट मिलते हैं, जिसमें एक कंपोनेंट हमारे बॉडी में आता है या पाया जाता है जो हमें फ्रूट से मिलता है, वो है आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। ये हमें हमारे खाने से या फूड से मिलते हैं और ये हमारे ब्लड में आते हैं। अब ये तीनों कंपोनेंट लिखने की वजह यह है बच्चों कि हम जो भी फूड मटेरियल ले रहे हैं उसमें अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो तीनों चीज़ें कंबाइन होकर हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब की जाती है, और विद द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आयरन का एब्सॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाता है। अब आयरन का एब्सॉर्प्शन बढ़ना क्या जरूरी होता है? क्योंकि आयरन ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट घटक है, एलिमेंट्स है, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ाता है या हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। कौन सा घटक का नाम है हमारे? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन बनता है, हीम मतलब आयरन और ग्लोबुलिन मतलब सेल्स या फिर बाइंडिंग एजेंट, बॉन्ड।
इनसे बनता है। अब आयरन हमें कहाँ से मिलता है? फूड से। वो फूड से कहाँ आता है? हमारे बॉडी में। जितना ज़्यादा आयरन एब्सॉर्ब होगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन बनेंगे। हीमोग्लोबिन क्यों बनेंगे? हीमोग्लोबिन का फंक्शन ये होता है, ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं O2 के साथ। हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं O2 के साथ। 1 हीमोग्लोबिन बाइंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। 4। अगर हमारे पास जितने ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनते हैं उतने ज़्यादा ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते जाएंगे और इसी की वजह से ऑक्सीजन की क्षमता हमारे बॉडी में बढ़ जाएंगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी और ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएंगी अगर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो। अब हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ने की वजह क्या है? आयरन। और आयरन हमें कहाँ से मिलेगा? खाने से। जैसे लाल भाजी होती है, लाल भाजी में सबसे ज़्यादा आयरन होते हैं, बैंगन में सबसे ज़्यादा आयरन होते हैं, लेकिन हम बच्चों बैंगन और आयरन लाल भाजी खाने से कतराते हैं ना, लेकिन नहीं, उसमें आयरन होता है और आयरन से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। आपने देखा होगा ब्लड कम वाले जो पेशेंट पाए जाते हैं उनको एनीमिया जैसा डिसीज होता है। एनीमिया डिसीज होना मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कम होना, उसी और डिसीज को एनीमिया बोला है, जिसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो चीज़ें ज़रूरत है ऐसी चीज़ें बॉडी में नहीं आना या ऐसा खाने से हमें नहीं मिलना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो हीमोग्लोबिन जब बनता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए तो हीमोग्लोबिन ब्लड में कहाँ रहता है? तो वो रहता है आरबीसी में। और हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है क्योंकि उसमें आयरन होता है। आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन का कलर रेड आता है। और हीमोग्लोबिन जब आरबीसी के अंदर रहता है उसी की वजह से आरबीसी को रेड ब्लड कार्पस्कल बोला है और उसी रेड ब्लड कार्पस्कल की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर रेड आता है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लड का कलर रेड करने के लिए? आयरन, हीमोग्लोबिन। और आयरन हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। जितना ज़्यादा आयरन उतनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन, जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन उतनी ज़्यादा आरबीसी, जितनी ज़्यादा आरबीसी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और उसके वजह से ह्यूमन स्ट्रांग बनेगा, उतने अच्छे फंक्शन कर सकेगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है तो आयरन भी इंपॉर्टेंट है। तो रेड कलर ब्लड का कौन देता है? आरबीसी। आरबीसी को रेड कलर कौन देता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को रेड कलर कौन देता है? आयरन देता है। तो ये हो गया हमारे ज़रूरत की चीज़ें। अब आरबीसी हमारे बॉडी में नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए? तो आरबीसी का नॉर्मल काउंट 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm इतना होना चाहिए फीमेल में, और 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक mm इतना होना चाहिए मेल में। जनरली हर बुक में थोड़ा सा अलग अलग दिया होता है ये नॉर्मल काउंट। तो नॉर्मल काउंट का ऐसा है, रेंज है, वो रेंज ऐसी है कि 4 से लेकर 6 के बीच में होना चाहिए। 4 से लेकर 6 के बीच में होना चाहिए, 4 से नीचे नहीं। आप जितने भी किताबें देखोगे, बुक्स देखोगे, उसमें आपने देखा होगा मिनिमम 4 है और मैक्सिमम 6 है। 3.5 नहीं है क्योंकि ये 4 के नीचे नहीं काउंट किया जाता। तो नॉर्मल जो वैल्यू है वो इस तरह से काउंट होती है। फिर उसको डिवाइड किया मेल एंड फीमेल में। तो नॉर्मल आरबीसी काउंट हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए? 4 से लेकर 6 मिलियन पर क्यूबिक mm। अब इतना क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आरबीसी रहेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड बढ़ेंगी, उतना ब्लड हमारा अच्छा रहेगा। उसको रेड कलर इसी की वजह से मिलता है और यही ऑक्सीजन लेके जाता है। और ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे ज़रूरत की चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए ऑक्सीजन। अब ये mm³ कैसे आया यूनिट, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब
आरबीसी को माइक्रोस्कोप में काउंट किया जाता है तो उसके लिए एक अलग से स्लाइड बनी होती है जो सिर्फ आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए या प्लेटलेट काउंट के लिए कंसिडर होती है। तो उसमें एक सेंटर में एक चेम्बर बनाया है जिसमें स्क्वायर के बॉक्स बने होते हैं। जब डब्ल्यूबीसी का काउंट करना होता है उसका बॉक्स का साइज बड़ा होता है और आरबीसी काउंट करना होता है तो उसके बॉक्स का साइज छोटा होता है। स्क्वायर तो आरबीसी के लिए 5 बॉक्स कंसीडर होते हैं, ऊपर के 2, नीचे के 2, सेंटर का 1, ऐसे 5 काउंट होते हैं। और उसके साइड में थोड़े बड़े साइज के बॉक्स होते हैं स्लाइड पे, वो डब्ल्यूबीसी के लिए होते हैं, उसमें कंसीडर होता है ऊपर के 2 और नीचे के 2 मतलब 4। तो डब्ल्यूबीसी के लिए 4 और आरबीसी के लिए 5। तो आरबीसी के जो बॉक्स होते हैं स्क्वायर होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जो बॉक्स का जो होती है लंबी है मतलब लेंथ एंड ब्रेथ वो सेम होती है और हाइट भी उसकी सेम ही होती है। तो तीनों का काउंटिंग होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसलिए वो उसको दिया गया है mm³। अब बॉक्स के अंदर जितने आरबीसी आते हैं 5 बॉक्स के अंदर वो उनको काउंट करना होता है। अब कैसा रहता, अगर हम एक बॉक्स कंसीडर करें 5 में से तो उस 5 में से एक बॉक्स के अंदर फिर से छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जो कम से कम 16 होते हैं। कम से कम कितने होते हैं? 16, 4 ऐसे और 4 ऐसे, तो ये 16 होते हैं एक बॉक्स में। ऐसे 5 में अलग अलग 16, 16, 16, 16, 16। तो हर बॉक्स के अंदर जितने भी आरबीसी सेल है उनको काउंट किया जाता है। अगर बॉक्स की लाइन अगर सपोज ऐसे, अब इस बॉक्स के अंदर जितने भी रहेंगे उन्हीं को काउंट करेंगे, लाइन पे जो है उनको काउंट नहीं करते। और इस तरह से आरबीसी की काउंटिंग होती है। तो ब्रीथ, लेंथ एंड हाइट के हिसाब से उसको यूनिट दिया है mm³, उसको यूनिट दिया है mm³। तो ये इसी के वजह से इसका यूनिट है। अब हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन हमारे लीटर में काउंट होता है, तो वो होना चाहिए मिनिमम 12 to 16 ग्राम% इतना होना चाहिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो ये हो गए नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी, नॉर्मल काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम आरबीसी के बारे में बात करते हैं। आरबीसी ये एक सेल है जो हमारे बोन मैरो में फॉर्म होता है, स्पेशली लॉन्ग बोन में। स्पेशली कहाँ फॉर्म होता है? लॉन्ग बोन में। बोन मैरो इन लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के बोन मैरो में फॉर्म होता है आरबीसी। और आरबीसी फॉर्म होने के लिए एक बेसिक सेल होता है प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट नाम का ये बेसिक सेल जो होता है वो तीनों सेल बनाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ये जब तीनों सेल इस बेसिक सेल से बनते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में वो अलग अलग प्रोसेस में चले जाते हैं जिनकी वजह से अलग अलग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम इरिथ्रोसाइट की बात करते हैं तो प्लूरिपोटेंट सेल्स कन्वर्ट इनटू द इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोपोइटेंट सेल्स, इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स, इरिथ्रोमेगाब्लास्ट एंड देन इरिथ्रोसाइट्स। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आके वो इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया इरिथ्रोसाइट बनने के स्टेप, जिसमें ये हमारे बोन मैरो में बनता है आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज का होता है, मतलब उसकी आयुष्य मर्यादा 120 डेज की होते हैं। 120 दिन के बाद आरबीसी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है? स्प्लीन एंड लीवर। डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन एंड लीवर। तो आरबीसी 120 दिन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है लीवर में और स्प्लीन में। अब जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है तब आरबीसी में से हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, उसमें से ग्लोबिन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और बचता है हीम। तो हीम को फिर से लीवर क्या करता है? अपने पास स्टोर करके रखता है दूसरे आरबीसी, दूसरे हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, क्योंकि आयरन तो है एज इट इज कंडीशन में। डेथ किसकी हो गई?
हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन की और आरबीसी की। तो नया जब आरबीसी बनेगा तो फिर से इस आयरन का इस्तेमाल करके नया हीमोग्लोबिन बनेगा और वो आरबीसी में डाला जाएगा। इसलिए लीवर अपने पास क्या करता है, डेड हुए हीमोग्लोबिन का हीम स्टोर करके रखता है। तो इस तरह से 120 दिन में हमारा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आरबीसी के फंक्शन क्या होंगे? जब आरबीसी हमारे बॉडी में रहता है तो वो हमारे बॉडी में फंक्शन करता है। पहला फंक्शन हम देखते हैं कि वो ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाता है, ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाता है ब्लड द्वारा। ठीक है, द फंक्शन ऑफ आरबीसी कैरी ऑक्सीजन विच रिक्वायर फॉर द डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यू। ये उसका पहला फंक्शन हो गया। अब हम दूसरा फंक्शन देखते हैं। सेकंड फंक्शन उसका है जिसमें वो क्या करता है, ब्लड ग्रुप डिनोट करता है। क्या? ब्लड ग्रुप। आरबीसी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ऑक्सीजन तो लेके जाता है लेकिन साथ में ब्लड ग्रुप भी डिसाइड करता है। तीसरा फंक्शन आरबीसी का, वो हमारा ब्लड का रेड कलर देता है, मतलब इज इन्वॉल्व और प्रोड्यूस रेड कलर टू अवर ब्लड, ब्लड को रेड कलर देता है। आल्सो मेंटेन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मेंटेन करता है ब्लड की। दिस इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। कितना इंपॉर्टेंट है आरबीसी? आरबीसी रेड कलर देता है, ब्लड ग्रुप बताता है, साथ में ऑक्सीजन लेके जाता है। जो ऑक्सीजन हमारे टिश्यू के लिए, सेल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ऑक्सीजन लेके जाता है आरबीसी। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ आरबीसी, जहाँ पे हमने उसके कई तरह के ऐसे पॉइंट देखे जहाँ पे आरबीसी हमारे लिए, हमारे ब्लड में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है प्लेटलेट। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी हम बाद में लेंगे, अब हम ले रहे हैं प्लेटलेट्स। अनदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स इज थ्रोम्बोसाइट्स। दिस इज द ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। ये ब्लड सेल है जो ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं और ये सेल भी बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ पे? बोन मैरो में। इनका साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज सेल। ये स्मॉल साइज सेल है जो बोन मैरो में बनते हैं। वैसे तीनों सेल डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, तीनों सेल ब्लड में ही, बोन मैरो में ही बनते हैं और उसके बाद ब्लड में आते हैं। ये प्लेटलेट स्मॉल साइज के होते हैं और इनका नॉर्मल काउंट 2.5 to 4 लाख पर mm³ इतना होता है। इनका नॉर्मल काउंट 2.5 to 4 लाख पर mm³ इतना होता है हमारे ब्लड में। इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये दो तरह के इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है। एक, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। हाँ बच्चों, हमारा जो प्लेटलेट सेल होते हैं, ये सेल ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। अगर इनकी क्वांटिटी नॉर्मल से कम हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं डिक्रीज below normal. This condition is known as thrombocytopenia.
क्या? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये डिसऑर्डर है वो जब प्लेटलेट की क्वांटिटी नॉर्मल से कम होती है, दैट कंडीशन इज नोन एज द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें क्या होता है? इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में ब्लड क्लॉटिंग होना रुक जाता है। हमने क्या कहे थे? प्लेटलेट जो होते हैं वो ब्लड क्लॉट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर प्लेटलेट की क्वांटिटी कम हो जाए तो ब्लड क्लॉट होने की कैपेसिटी कम हो जाएंगी और उसी को बोलते हैं हीमोरेज। हीमोरेज the disease in which clotting does not occur known as hemorrhage। जैसे अगर हम घर में खाना बना रहे हैं और हमारे उंगली को कट हो जाए चाकू से और ब्लड बाहर आना चालू हो जाए, उसमें कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में ब्लड जाना रुक जाता है क्योंकि प्लेटलेट क्लॉट करता है ब्लड को और उसकी वजह से ब्लड बाहर आना रुकता है। लेकिन बच्चों अगर प्लेटलेट की क्वांटिटी कम हो जाती है तो जो कंडीशन आती है इसके हिसाब से हमारी अगर उंगली कट जाए, छोटा सा भी अगर उसमें कट हो जाए तो कंटिन्यूसली ब्लड बाहर जाता रहेगा क्योंकि क्लॉट नहीं होगा और धीरे धीरे हमारे बॉडी का सारा ब्लड बाहर चला जाएगा और इस कंडीशन में पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो उसी डिसऑर्डर को बोलते हैं हीमोरेज और कंडीशन इज नोन एज द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो प्लेटलेट एक इम्पॉर्टेंट सेल होते हैं हमारे ब्लड में जो हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जिनकी क्वांटिटी कम हो जाए तो हीमोरेज जैसा डिसीज भी हो सकता है। अब प्लेटलेट जो क्वांटिटी में होते हैं इनका और एक रोल होता है कि अगर एब्डोमिनल या इनर साइड में बॉडी के किसी तरह का डिसीज और एबनॉर्मलिटी फाउंड हो जाती है या ब्लड में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी आ जाती है तब इनकी क्वांटिटी अबव नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ती है और दैट सिम्टम्स इज शो द एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। वो सिचुएशन बताती है कि हमारे बॉडी के फंक्शन में कुछ तो भी एबनॉर्मलिटी आई है। प्लेटलेट का ये और एक रोल होता है कि एबनॉर्मलिटी इन बॉडी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट अबाउ नॉर्मल। तो प्लेटलेट एक ब्लड सेल है जो बोन मैरो से बनता है, इसका साइज स्मॉल होता है, इसकी नॉर्मल क्वांटिटी 2.5 to 4 लाख mm³ इतनी हो सकती है और ये ब्लड क्लॉटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हुई है ये बताने का काम ही प्लेटलेट करता है। जैसे अगर हमारी उंगली को कट हुआ तो उसके कट के रेजेस के वजह से प्लेटलेट रप्चर हो जाती है और उसकी वजह से वो उसका स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करती है थ्रोम्बोप्लास्टो का और प्रोथ्रोम्बिन का सिक्रेशन बढ़ के क्लॉटिंग प्रोड्यूस होते हैं। साथ में प्लेटलेट क्या करती है? एक तरह से प्लेटलेट प्लग बनाती है। क्या करती है वो? प्लेटलेट प्लग बनाती है और रप्चर हुई ब्लड वेसल को ब्लॉक करती है। रप्चर हुई ब्लड वेसल को ब्लॉक करती है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। तो हमने ब्लड सेल में दो देखे, आरबीसी, प्लेटलेट और उसके बाद कंटिन्यूस में डब्ल्यूबीसी देखेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ओके।